बच्चों, वेलकम टू आरजेस क्लासेस। माई सेल्फ राज गौरव सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसका उपयोग क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ के बारे में आज हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। उसके पहले हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने पढ़े तो उसका क्या उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। हमने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा अभिक्रिया है वह है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो हम लोग आज बात करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो बच्चों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या जान रहे, हम ये समझ पा रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर दे रहा है, उसके उस स्थान से अलग कर दे रहा है, विस्थापित करके अपने बैठ जा रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या कहला रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहला रहा है। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो ये चीज हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को मैंने क्या किया है, गर्म कर दिया है। क्या किया है मैंने, गर्म कर दिया। जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूं तो क्या देखता हूं कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वह दो आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl माइनस में टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटता है, सोडियम Na+ और OH माइनस में टूटता है। तो यह हम देखते हैं कि जो H+ है वह क्या होता है, यह कम क्रियाशील तत्व होता है और जो क्लोरीन आयन होता है यह अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो हमारे डिफिनेशन में क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर। तो हाई Cl क्या करता है, Cl इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, निकाल देता है और अलग हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na जो है, यह Na क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है और OH कम क्रियाशील तत्व है। तो यह Na OH को हटा दिया और Cl H को हटा दिया। तो बाद में यह Na और Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। और यह जो कम क्रियाशील तत्व दोनों थे तो ये भी आपस में मिल जाएंगे और ये दोनों बनाएंगे H2O यानी वाटर। तो हम इससे क्या सीख पा रहे हैं कि हम इससे सीख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि अधिक क्रियाशील तत्व जो ज्यादा उत्तेजित है वह ज्यादा काम कर सकता है, मतलब दूसरे को हटा सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लो, जैसे हमने ABCD के माध्यम से बनाया है कि A B है प्लस CD है। तो अब देखो यहाँ पे A को मान लेते हैं कि A आपका अधिक क्रियाशील तत्व है और यहाँ पे हमने C को मान लेते हैं अधिक क्रियाशील तत्व है। हमें मानना है, हमें क्या करना है, इस चीज को मानना है। अगर हम तत्व के बारे में बात करें तो तत्व ये जो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व जो होते हैं यह उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि वह अधिक क्रियाशील तत्व है या कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह अपने कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा और दूसरे वाले अधिक क्रियाशील तत्व के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे AC और BD जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है कि यहाँ पे AgCl क्या करते हैं, जब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो यह भी टूट जाता है। तो यह टूटता क्या है, दो आयनों में टूटता
होता है H प्लस और Cl माइनस में, तो Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस और Br माइनस में टूट गया। तो जो प्लस वाला था वह माइनस के साथ जुड़ेगा और जो प्लस वाला था वह माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बना। तो यह हमारा था क्या था, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को कि जैसे अगर सपोज करो कि अगर एक डेस्क पे जैसे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे 4 फ्रेंड बैठे हैं, मान लो 2 फ्रेंड बैठे हैं, 3 बैठे हैं, ठीक है, 3 फ्रेंड बैठे हैं। तो इसमें से क्या करेंगे कि अगर मान लो कोई दूसरा फ्रेंड आता है एकदम नहाते एकदम हंसते खेलते, भैया हमके बैठा ले, तो जब वो भैया के पास आता है बैठने के लिए तो भैया क्या करता है, इसको ठेलता है, इसको ठेलता है, अगर ये कमजोर रहा तो लुढ़क से नीचे गिर जाएगा। तो यह इस पे आके क्या करेगा, इस पे आके विराजमान हो जाएगा यानी बैठ जाएगा। तो यह देखो क्या है, यह अधिक क्रियाशील बच्चा था, यह कम क्रियाशील बच्चे को ढकेल के गिरा दिया। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि हर बार ऐसा ही हो सकता है कि यह अधिक क्रियाशील तत्व और इसको लात मार के गिरा दे, तो ये भी हो सकता है। तो ये तत्वों पे डिपेंड करता है कि कौन कितना क्रियाशील है, कौन कितना क्रियाशील नहीं है। और ये कैसे डिपेंड करेंगे, यह हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल मान लो जैसे मैं HCl का ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे HCl के बारे में हम जानेंगे कि इसमें से कौन क्रियाशील तत्व है। यह चीज़ आपको क्लास 9th में बताई गई होगी कि कैसे हम लोग क्रियाशील के बारे में जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन निकालें, क्या निकालें, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे बोरबरी का नियम, क्या पढ़े होंगे, बोरबरी का नियम यानी बोहर का नियम अगर पढ़े होंगे तो बोहर ने बताया था कि जो भी परमाणु होते हैं, कोई भी तत्व होता है अगर उसमें परमाणु है तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में स्थित होते हैं, उनके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं वह कक्षाएं नियत होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु अगर देखें इसका नाभिक तो इसका 1 कक्ष है यानी 1 निकालेंगे। तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर Cl की बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो इसका बाह्यतम कोष देखेंगे 2 8 7 यानी इसमें बाह्यतम कक्ष कितने हैं, 3 कक्ष हैं और बाह्यतम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वह 7 घूम रहे हैं। देखो तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो पहले वाले में कितने हैं, पहले वाले में 2 हैं, दूसरे में 8 3 4 5 6 7 8 और तीसरे वाले में 7 2 3 4 5 6 7। तो आप बताओ कि इसमें यह ज़्यादा क्रियाशील है कि नहीं, कैसे है क्रियाशील। तो देखो इसमें एक ही कक्ष था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक ही था, तो एक लोग के बहुत क्या करते हैं, कोई भी इसको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लोरीन का बाह्यतम कोष यानी कक्ष की संख्या भी ब्रॉड है, ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा है। तो भाई ये अधिक क्रियाशील तत्व होगा ना। अरे जैसे कि अगर मान लो हम 2 फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है, और कोई 10 फ्रेंड आ गए, 10 लोग आ गए, तो क्या हम 2 फ्रेंड मिलकर उसको मार सकते हैं, नहीं मार सकते ना। वह 10 हमें मिलके कूट के लतिया के फेंक देंगे। तो समझ में बात आ रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो क्रियाशील अधिक होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वह कमजोर व्यक्ति को हरा देगा या हटा देगा। ये तो प्रकृति का नियम भी है, आप भी जानते हैं कि अगर कोई कमजोर है तो वो दब जाता है, जो ताकतवर होता है वो उभर जाता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। चलो हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, यह विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। यह विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो हम लोग बारी बारी से एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, हाँ तो बच्चों देखो हम लोग बात करते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वह देखो, अब हम लोग ध्यान से इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन हम लोग का सेम है, एग्जाम में हमें बस डिफिनीशन आना चाहिए। अगर हम डिफिनीशन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये डिफिनीशन से हमारा काम हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल हमें बस देना रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस हम समझेंगे और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे। अभी हम ये नहीं सीखेंगे कि यह कैसे इसके साथ जुड़ के ये बना दे रहा है तो वह निकल जा रहा है, ये कैसे जुड़ रहा है तो
कैसे ये बन जा रहा है, हमें अभी ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग आगे जब क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे बनाया जाता है। क्लास 10th में है, लेकिन क्लास 10th में उस लेवल से नहीं दिया है। तो क्लास 11th का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको एक एक क्रम से बताऊंगा। तो यहाँ बस क्या आपको ये करना है कि आपको डिफिनीशन बस लर्न करना है और फिर कैसे इसका एक दो एग्जाम्पल लर्न कर लेंगे, आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो डिफिनीशन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कर लेता है या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये देखो, मान लो ये क्या है, ये हमारा है आयरन, ये आयरन है और ये आपका क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जब हम इसको इसमें मिलाते हैं, यानी जब इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फेरस सल्फेट। क्या मिलता है, फेरस सल्फेट। और फिर यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉपर मिल जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे घटना क्या घट रही है कि यह जो आयरन था यह अधिक क्रियाशील तत्व था, यह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यह सल्फेट में से कॉपर आयन यानी कॉपर को क्या किया, हटा दिया। क्यों, क्योंकि यह कम क्रियाशील तत्व था, यह अधिक क्रियाशील तत्व था, तो यह इसको हटा के अपने बैठ गया। तो क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को लात मार के बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ पे आयरन अलग था। अगर ये एग्जाम्पल है इसमें, तो दूसरा एग्जाम्पल याद कर लो कि देखो यह क्या है, यह जिंक है, क्या है, जिंक है, और यह है आपका कॉपर सल्फेट। अब देखो इसके साथ भी यही कहानी हो रही है, इसके साथ भी यही कहानी हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे यह जो जिंक है वह कॉपर आयन से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो यह कॉपर को लात मार के हटा देता है और कॉपर की जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यह कैसा जलीय विलयन बना, तो यह जलीय विलयन जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बना। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म आ रही हैं नोट पॉइंट में कि यस का मतलब होता है ठोस। अगर कहीं शॉर्टकट में यस लिखा है, AQ लिखा है, L लिखा है, तो समझ जाना यस का मतलब ठोस होगा, L का मतलब लिक्विड यानी द्रव होगा, और AQ अगर एक्वस AQ है, देखो AQ, तो समझ जाना एक्वस यानी जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सॉल्यूशन यानी विलयन। जैसे कि अगर चीनी पानी अगर बोले तो चीनी पानी क्या है, एक चीनी पानी का जलीय विलयन है। चीनी पानी क्या है, एक जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन, तो चीनी पानी का है। तो यह हम इसे टर्म क्या देंगे, जलीय विलयन देंगे। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखो बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डी कंपोजिशन रिएक्शन। यह क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों को परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखो लिखा है विनिमय। विनिमय का मतलब अदला बदली, मतलब इसका यहाँ हो जाना। उदाहरण के साथ देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1 में पहले लिए हैं सोडियम सल्फेट लिए हैं और बेरियम क्लोराइड लिए हैं। इसको क्या किया, इसको गर्म कर दिए। तो गर्म करने के बाद यह देखो अदला बदली यानी विनिमय अथवा मुल्कों के यहाँ पे क्या होगा, मुल्कों के परस्पर विनिमय द्वारा, परस्पर विनिमय यानी ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये देखो विनिमय हो रहा है। यहाँ देखो क्या लिखे हैं, सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं और पोटेशियम क्लोराइड लिए हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, मूलकों या आयनों का विनिमय हो जा रहा है। तो AgCl हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो यह आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं द्विविस्थापन या अपघटन अभिक्रिया का। इसमें नोट पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट बनना प्रारंभ हो जाता है। बाकी जो हमने 2 अभिक्रिया पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद हमने उभय अपघटन हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया,
फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें कोई भी सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। ये वाला, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये देखो, यह प्रोडक्ट है, यह उत्पाद है। उत्पाद के बाद जो बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सह उत्पाद। ठीक है, तो यह इस अभिक्रिया में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो चलो बच्चों, इसके साथ हमारा यह आज का टॉपिक यानी आज का लेक्चर खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो मैंने अर्ज किया है आपके लिए एक शायरी, आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने अर्ज किया है आपके लिए कि चाहे तुम्हें कितनी ही असफलता मिले, चाहे तुम्हें कितनी ही असफलता का दामन चूमना पड़े, कितने ही तुम्हें असफलता चुनौती दे कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कोई जुनून नहीं है, उतने ही तुम हिम्मत से आगे बढ़ो और अपने असफलताओं से सीखते हुए सफलता को प्राप्त करो। इसलिए मैं आखिर में कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। चलिए, तो ये शायरी आपको अच्छी लगी होगी। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।